हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अकाउंट्स में दो क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, है ना, जिसमें हमने कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट समझ लिया, इमीडिएट कैंसिलेशन वाला कंसेप्ट और आफ्टर परचेज कैंसिलेशन कंसेप्ट समझ लिया। नो डीआरआर, नो डीआरआई रिक्वायर्ड, क्वेश्चन में कहीं भी कंपनी किस तरह की बताया नहीं था। अब हम आते हैं थर्ड नंबर डीआरआर और डीआरआई वाले क्वेश्चन पर। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी अनलिस्टेड। अब देखना यहां क्या लिखा हुआ है, कंपनी में क्लियर लिखा हुआ है अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई बैंकिंग एनबीएफसी एंड एचएफसी। तो आपने देखा होगा डीआरआई की या डीआरआर की रिक्वायरमेंट किस केस में होती है। फर्स्ट पेज निकालो आप अपने इसका, तो अदर अनलिस्टेड कंपनीज पे होती है। DRR shall be 10% of the value of outstanding debentures. तो other unlisted company means other than NBFC, HFC and AIFI banking companies, इनके अलावा। तो ये आपको इस चार्ट में लिखा हुआ मिला था। इसका मतलब यहां DRR की जरूरत पड़ेगी 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो जिन क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है उन क्वेश्चन में ही आप डीआरआर की बात सोचना। ऊपर वाले क्वेश्चन को कंपेयर करो, वहां ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, अनलिस्टेड लिस्टेड कुछ भी, तो आप वहां पर डीआरआर इग्नोर कर देना, नोट डाल देना एग्जाम में। ठीक, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट वेदर द डीआरआर इज एप्लीकेबल और नॉट, कंपनी इज लिस्टेड और अनलिस्टेड, सो वी assume that DRR requirement not applicable in the given case. अब लिखा हुआ है आगे, एज ऑन 31 मार्च 2001 6% डिबेंचर्स ऑफ 10,000 100 ईच, डीआरआर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000 रुपीज। और क्लियर हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में डीआरआर है इसका मतलब तो फिर निश्चित तौर से डीआरआर अप्लाई होता है, अगर डीआरआर अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी लीन चार्ज और लीन। इसका क्या मतलब हुआ, इन्वेस्टमेंट यानी ये डीआरआर जो है इसको इन्वेस्ट भी कर रखा है आपने, कहां पर 50 इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लीन 1,50,000 एट द इंटरेस्ट रेट 4% पर एनम रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। इसका मतलब आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया किसी बैंक में, और फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लीन का मतलब समझा, मतलब इसके ऊपर कोई लोन नहीं लिया आपने। लोग करते हैं ना एफडी करवाते हैं और एफडी पे लोन उठा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डीआरआई जो होता है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इंक्रिमेंट, फ्री फ्रॉम एनी लोन चार्ज, ताकि तब चाहे जब चाहे तब हम उसका पैसा ला सके। क्योंकि अगर लोन ले लेंगे उसके ऊपर तो जब तक लोन नहीं भरेंगे तब तक वो फ्री नहीं होगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्री होना चाहिए। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट इस इन्वेस्टमेंट के, और इंटरेस्ट एप्लीकेबल कब होता है, रिसीवेबल होता है 31 दिसंबर एवरी ईयर, मतलब साल में 2 बार नहीं, एक ही बार। अगर 2 बार होता तो वही अपने इन्वेस्टमेंट वाले कंसेप्ट, हर 6 महीने में। बैंक बैलेंस विद कंपनी 9 लिखिए, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो भी हम अज्यूम करेंगे कंपनी के पास पैसा है तभी तो रिडम्पशन कर रही है कंपनी। और द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2001, हैड बीन पेड मींस कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है दिसंबर तक। तो ये सारी चीजें आपको 31 दिसंबर 2001 की दे रखी है ना। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है ऑन February 28, 2002, ये सब 2001 की बात थी। 2002 द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार एंड डिबेंचर्स वर पेड ऑफ एट 101 टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट। राइट ऑफ द कंसर्न लेजर अकाउंट एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन, यानी बैंक अकाउंट नहीं बनाओगे चलेगा, लेकिन बाकी अकाउंट, कंसर्न्ड अकाउंट मींस रिडम्पशन से रिलेटेड कंसर्न अकाउंट जो होंगे वो बनाना है, इग्नोर टैक्सेशन। चलिए करते हैं। तो कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं आप बताइए। नंबर 1 तो आपके पास 6% मॉर्गेज डिबेंचर्स है, तो 6% मॉर्गेज डिबेंचर्स अकाउंट बना लेते हैं। एक अकाउंट तो ये बनेगा आपका 6% मॉर्गेज डिबेंचर्स अकाउंट। और डिबेंचर के साथ में हमेशा आप ध्यान रखें, डिबेंचर के साथ में डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बना लिया करो, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ये वो एक्सपेंडिचर वाला, यानी जो आप अपने डिबेंचर्स पर देते हैं वो वाला, जो इन्वेस्टमेंट पर लेते हैं वो नहीं, जो देते हैं वो वाला। 2 अकाउंट तो हमेशा ये
एक पेज पर ये बने, बल्कि 3 भी आ सकते क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा सा दिख रहा है, कोई ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है ना, इसलिए आप यहाँ 3 अकाउंट बना सकते हैं। तीसरा कौन सा बन सकता है, एक और DRR अकाउंट, DRR अकाउंट। DRR अकाउंट भी ज्यादा बड़ा नहीं है इस क्वेश्चन में। और DRRI अकाउंट, DRRI मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और बैंक ट्रांजेक्शन छोड़ने के लिए कहा, इसलिए बैंक वाले ट्रांजेक्शन में छोड़ रहा हूं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी आप चाहे तो 3 कॉलम में बना सकते हैं। कितने कॉलम में? 3 कॉलम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की ट्रांजेक्शन है क्या? परचेज सेल कुछ है? ऊपर वाले 2 क्वेश्चन जो हमने किए थे आपने देखा उसमें परचेज सेल थी, या परचेज रिडम्पशन, परचेज कैंसिलेशन, कुछ भी तो नहीं है परचेज। आप देखो पूरा क्वेश्चन, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में आप छोटा सा अकाउंट भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ जो 3 कॉलम रहते थे वो 3 कौन से रहते थे? एक तो नंबर्स का था, एक इंटरेस्ट का था और एक कॉस्ट का था। तो नंबर वाला तो कोई अकाउंट नहीं होता है, तो क्वांटिटी शो करता है सिर्फ। ये कैसे करता है? क्वांटिटी। मेन ये 2 अकाउंट होते हैं, एक इंटरेस्ट अकाउंट होता है और एक कॉस्ट। तो अगर हम ट्रिपल कॉलम में नहीं बना पा रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे कि इसका जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो अकाउंट हम अलग से बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलग से बना लेते हैं। ये ना, आपको हमेशा डबल रोल मैंने कहा, ड्यू डेट पे 2 रोल करना। एक तरफ आपके लिए लायबिलिटी रहेगी, इस पर आपको इंटरेस्ट देना है, दूसरी तरफ आपके इन्वेस्टमेंट एसेट रहेंगे, उस पर आपको इंटरेस्ट लेना है। तो ये 2 और ये 2 तो हमेशा 2 सामने आने के पेज पे बनना चाहिए, ताकि आपके 2 रोल हो जाएगा। DRR एक्स्ट्रा अकाउंट है, ठीक, कम से कम इतने अकाउंट। DRR वाले क्वेश्चन में ये 2 अकाउंट कंपलसरी है, ये 2 अकाउंट तो कंपलसरी है। DRR है, इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट जरूर आएगा। तो एक पेज पर ये, एक पेज पर ये लिख सकते हो। इसके नीचे की अगर जगह बची है तो इसके नीचे अभी हम प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या दूसरा आइटम, दूसरा अकाउंट भी खोल सकते हैं। अब करना क्या, स्टेप सुन लेना मैम सारे क्वेश्चन की। पूरा चैप्टर यूं इजी है, एक एक ट्रांजेक्शन आएगा बस। पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लो। तो ओपनिंग बैलेंसेस क्या क्या है आपके पास? ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है मॉर्गेज डिबेंचर्स के 10,000 डिबेंचर्स है। तो ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2002 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो ये तो होगा आपके 10 लाख रुपए के। फिर DRR बैलेंस है 50,000। DRR का बैलेंस 1 जनवरी 2002 को बैलेंस इसका 50,000। DRI का बैलेंस 1 जनवरी 2002 को दिया हुआ है कितना? बैंक बैलेंस, सॉरी बाय बैलेंस, टू बैलेंस, वो दे रखा है हमें 1,50,000। ये 4% DRR इन्वेस्टमेंट है, 1,50,000। ठीक है, 3 बैलेंसेस दिए। चौथा बैंक बैलेंस दिया हुआ है। बैंक अकाउंट भी आप अगर बनाना चाहें तो बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है इसलिए। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया यहां पर बैलेंस 9 लाख रुपए। इतना अकाउंट, तो जिसके ओपनिंग बैलेंस दिए हैं वो आप ओपनिंग बैलेंस लिख देना। इन दोनों में ओपनिंग बैलेंस कब आएंगे? अगर यहाँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा तो आएगा। यहां कब आएगा? अगर एक्रूड इंटरेस्ट होगा तो डेबिट। तो इस क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर है और 31 दिसंबर तक का पूरा पेमेंट हो चुका है। इन्वेस्टमेंट के वहां पर भी लिखा था, देखो जरा 4% इन्वेस्टमेंट के वहां पर भी लिखा था रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो उसकी ड्यू डेट भी दिसंबर थी और दिसंबर में मिल गया होगा, तो कुछ भी अक्रूड नहीं। हमारे वाले डिबेंचर की भी हम कब देते हैं? तो हमारे लिए भी 31 दिसंबर ड्यू डेट नीचे लिखी हुई है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। ये भी हो सकता है कि आपकी ड्यू डेट आप अपने डिबेंचर्स पे साल में 2 बार देते हो और वो जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टिंग कंपनी, वो आपको 1 बार देते हो। तो ये और ये दिन का 2 अलग अलग चीज है, ध्यान रखना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे ये लिखा है कि ऑन फरवरी 28, 2002 द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज। हर DRR वाले क्वेश्चन का एक ही कंसेप्ट है। हर DRR DRI वाले क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 1 पहली स्टेप। आप चाहो तो इस क्वेश्चन नीचे स्टेप लिख लेना। इन केस ऑफ DRR एंड DRI, स्टेप नंबर 1, कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ
डिबेंचर रिडम्पशन रूल्स, दैट इज इन केस ऑफ अदर अनलिस्टेड कंपनीज 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स टू बी प्रोवाइडेड एज DRR। पहली स्टेप तो हमें चेक करना है, हमारे आउटस्टैंडिंग है 10 लाख और 10 लाख का 10% होता है 1 लाख। क्या हमारे पास 1 लाख का DRR है? नहीं। तो हमें 1 लाख रुपए का DRR बनाना चाहिए। तो 1 लाख में से 50,000 तो है मेरे पास, 50 और बना लेता हूं तो हो जाएगा ना 1 लाख। ऐसा 1 लाख नया नहीं बनाना है, टोटल बैलेंस 10% हो जाना चाहिए। अगर 1 लाख पूरा बना हुआ होता तो मुझे कुछ बनाना ही नहीं पड़ता, और ये 50 भी नहीं बना हुआ होता तो फिर मुझे पूरे 1 लाख बनाना पड़ता। और आपने देखा होगा कि ये बनता कहां से DRR, तो DRR बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल एंट्री क्या होती है? P&L अकाउंट डेबिटेड टू DRR। एप्रोप्रिएशन है ना, आपने अपने प्रॉफिट का एक पार्ट DRR में ट्रांसफर कर, और ये काम आपको स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए। ठीक है, ये कर सकते। तो पहला काम ये, इसके डबल इफेक्ट जाएगा P&L में। P&L मैंने बनाया नहीं, जरूरत भी नहीं। ठीक है, तो पहली स्टेप ये, चेक DRR एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, दूसरी स्टेप, फॉर रिडम्पशन पर्पस DRRI इन्वेस्टमेंट शुड बी रियलाइज फर्स्ट एंड देन अमाउंट realized on investment utilized for redemption of debentures। ये सेकंड स्टेप। हमेशा ही क्वेश्चन में अंडरस्टूड रहेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट बेचना रहेंगे। कब बेचने का कहा? 2002 फरवरी में 28 फेब को। तो ठीक है, हम बेच देते हैं यहां इन्वेस्टमेंट। कितने में बेच देते हैं? यहां पर बेच दिए रियलाइज एट पार। रियलाइज एट पार। 8 पार रियलाइज होने का मतलब कितने के थे डिवेंचर्स? 1.5 लाख के थे। 1.5 लाख में ही रियलाइजेशन हो गया, 1,50,000 के थे। अब मान लो कि ये डिवेंचर 1,48,000 है, 148 में सेल होते, तो यहां आता प्रॉफिट ऑन सेल, वो P&L में ट्रांसफर कर देता है। 152 में बिकते तो इधर आता, वो भी हम प्रॉफिट उसको P&L में ट्रांसफर करते। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको ट्रांसफर करना है P&L। ठीक, तो नंबर 1 स्टेप DRR रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है। नंबर 2 स्टेप में इन्वेस्टमेंट सेल करना है एंड प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक को बैंक में ले लेते हैं, अकाउंट बनाया है इसलिए 4% DRRI अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत इजी बात है। इन्वेस्टमेंट करे ही क्यों था? अच्छा बताओ, क्यों इन्वेस्टमेंट करे थे? इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट किया था कि जब भी रिडम्पशन की डेट आएगी, ये बेच के पैसा इकट्ठा करेंगे, उस पैसे से कर देंगे। ठीक है ना, ये कंसेप्ट रहेगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, तो ये भी हमने पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं तो इन्वेस्टमेंट हमने कितना पढ़ा था, देखें ध्यान से। 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द पीरियड। जितने डिबेंचर्स मैच्योर हो रहे हैं उनका, अगर सारे मैच्योर हो रहे हैं तो सभी का 15% है 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको 30 अप्रैल तक करना है ना। लेकिन यहां तो आपने 28 फरवरी को ही इन्वेस्टमेंट बेच दिए, यानी 1 साल पूरा तो जा ही नहीं रहा। इसका मतलब ये वाली रिक्वायरमेंट जो 15% की होगी, ये लास्ट ईयर ही कंप्लाई होगी, तभी आप देखो बराबर 15% है अपने पास, है ना। अगर मान लो ये नहीं होता तो क्या करते सर? तो मैं बता देता हूं फिर भी कि अगर नहीं होता तो फिर आपको ये करना था कि उन्होंने तो 30 अप्रैल लिखा, उन्होंने 30 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लिखा है। मतलब उनका कहने का मतलब है इनडायरेक्टली कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल यानी 1 महीने में। तो अगर यहां पर ये 1.5 लाख नहीं होते सपोज, तो मुझे 1 जनवरी से 31 जनवरी के दिन टू बैंक 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, और फिर जब डिवेंचर रिडम्पशन करता तब मैं इसको बेच देता, तब इन्वेस्टमेंट बेच देता। तो इन्वेस्टमेंट बेचना एक अलग बात है, करना एक अलग बात है। तो 2 रिक्वायरमेंट ध्यान से सुन लेना। 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट शुड बी DRR, DRI
DRI 15% ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग, उसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं, पूरे पे नहीं करना है, उतने पे करना है जितने मैच्योर होने वाले। मान लो इसमें से आधे ही मैच्योर हो रहे होते 5 लाख, तो 5 लाख का 15% 75,000 का इन्वेस्टमेंट भी सफिशिएंट होता। ठीक है, तो ये चेक करना रहेगा आपको, अगर है तो कुछ भी नहीं किया मैंने, और नहीं होता तो जैसे यहां हमने बढ़ाया ऐसे यहां बढ़ाए थे। मान लो ये 140 होते तो मैं 10,000 का इन्वेस्टमेंट और कर देता 1 जनवरी के लिए, 1 जनवरी से 30 जनवरी 31 जनवरी के लिए। ठीक है, चलिए, तो हमेशा क्या करना है आपको, ये 2 रिक्वायरमेंट टेस्ट किया आपने, DRR DRI की इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट बेच दिया आपने, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, अब उनका रिडम्पशन कर दो। क्वेश्चन में लिखा भी तो एक ही ट्रांजेक्शन है, क्या लिखा लास्ट टाइम आप पढ़े, लास्ट टाइम में लिखा हुआ है एंड द डिबेंचर्स वर पेड ऑफ एट 101 टुगेदर विथ अक्रूड इंटरेस्ट, पेड ऑफ, पेमेंट कर दो। ठीक है, पेमेंट कर देते हैं इनका, तो हम 28 फरवरी के दिन इनका पेमेंट कर देते हैं टू बैंक। कितना पेमेंट करें, इनका पेमेंट हमें करना है 101 की रेट से बोला है उन्होंने, 101 की रेट से। ठीक है, 101 की रेट से 10,10,000 का पेमेंट कर देते हैं। 10,10,000 का पेमेंट हो गया आपका, 6% डिबेंचर्स अकाउंट। लेकिन जैसे ही आपने पेमेंट किया, क्या है आप देखो 28 फरवरी को दिन, ये प्रीमियम हो गई ना, इसे क्या कहेंगे हम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कहां जाएगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट में। 10,000 रुपए की प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गए, 10 लाख के बदले में 10,10,000 दिए तो 10,000 रुपए प्रीमियम के हो गए। इसके लिए आप चाहो तो एक छोटा सा अकाउंट खोलो और उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर सकते हो। ये कंप्लीट अकाउंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो हमेशा चेक करना चाहिए, क्वेश्चन छोटा हो तो भी बड़ा हो तो भी। क्वेश्चन सिर्फ 1-2 महीने का क्वेश्चन, 28 फरवरी का तो हिसाब ही खत्म हो गया, जनवरी में स्टार्ट हुआ, फरवरी में रिडम्पशन हो गया, खत्म। बड़ा होता क्वेश्चन तो हर ड्यू डेट पे मैं इंटरेस्ट भी करता, और इंटरेस्ट का डबल रोल। नंबर 1, यहां इंटरेस्ट देना है हमें, तो 28 फरवरी तक का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा 10 लाख पर 6% से, 2 महीने का ये इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 6 से तो ये इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, बराबर है, सही है। और यहां पर इंटरेस्ट हमें लेना पड़ेगा, 28 फरवरी को 2 महीने का हम इंटरेस्ट लेंगे, तो यहां 4% मिलेगा 1.5 लाख रुपए पर, 1.5 लाख रुपए पर 4% मिलेगा, डिवाइड बाय 12 इंटू 2 मंथ, यहां 1,000 रुपए मिलेंगे आपको। ठीक है, ये तरीका रहेगा। तो इंटरेस्ट में हमेशा ध्यान रखना है, बस ये चैप्टर इस बात के लिए कि इसमें ध्यान रखना पड़ता है, तो मैंने स्टेप लिखवा दी। फिर बोल रहा हूं, DRR DRI रिक्वायरमेंट फुलफिल की, कमी लगी तो और बना दिया, यहां कमी लगती और कर देता। ये काम तो स्टार्टिंग में कर देना 1 जनवरी को। फिर क्या होगा, रिडम्पशन की डेट पर आना, रिडम्पशन पे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट बेचना है, इन्वेस्टमेंट बेच के उनको पेमेंट कर देना। पेमेंट ज्यादा किया तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कम किया तो डिस्काउंट, डिस्काउंट या प्रीमियम जो भी होगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अप टू द डेट ऑफ रिडम्पशन आपको इंटरेस्ट लेना भी है, इंटरेस्ट देना भी है ना। अब क्या करेंगे, तो ये तो चले जाएगा कहां पर, ये तो अकाउंट ही खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका, अगर यहाँ पे भी कम ज्यादा होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाता। ये भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट, ये भी कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, बैंक बैलेंस आप लिख सकते हो, वैसे तो बैंक अकाउंट पूछा नहीं क्योंकि कंपनी के पास और भी ट्रांजेक्शन रहे होंगे, सिर्फ हम डिस्क्लोज कर दिए। फिर ये अकाउंट भी क्लोज हो चुका है, इसका क्या करें, इसके बारे में ये रूल है कि अगर आपका रिडम्पशन कंप्लीट हो गया है तो आप इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व। क्यों भी जनरल रिजर्व क्यों, तो कंसेप्ट समझना, बात को समझना। अभी तक ये DRR क्यों बना रहे थे, क्या ये स्पेसिफिक रिजर्व था, स्पेसिफिक पर्पस के लिए था? यस, इट इज क्रिएटेड फॉर रिडम्पशन पर्पस। अब जब रिडम्पशन ही हो गया, डिबेंचर ही खत्म, तुम्हारी बैलेंस शीट में से डिबेंचर डिलीट हो चुके, बैलेंस शीट में दिखेंगे। जब डिबेंचर ही नहीं है, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो DRR रख के क्या करोगे?
यानी अब ये स्पेसिफिक रिजर्व जिस स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बनाया था वो पर्पस सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया, तो ये फ्री रिजर्व बन गया। तो जितने डिबेंचर्स रिडीम होते जाते हैं उतने की फेस वैल्यू को हमें कहां ट्रांसफर कर देना है, जनरल। सारे रिडीम हो गए इसलिए सबको मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व। अगर आधे होते तो मैं आधे को ट्रांसफर करता जनरल रिजर्व में, आधे का टू बैलेंस सीडी लिखता। मान लो अभी सबका रिडम्पशन नहीं हुआ होता, सिर्फ 5 लाख का ही रिडम्पशन हुआ होता, तो यहां 5 लाख बच जाते, यहां पर भी बैलेंस, तो यहां पर भी 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 रुपए बैलेंस बच जाता है। 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग बचाना रहता है ना। तो अगर मान लो यहाँ 5 लाख का रिडम्पशन होता तो अभी कितने बच जाते हैं, यहाँ 5 लाख, तो 5 लाख का 10% कितना बच जाता है, यहाँ पर भी बैलेंस 50,000 और यहाँ 50,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो जितना रिडम्पशन होता जाए उतना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, बाकी बचा लो। सारा रिडम्पशन हो गया तो सारा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। बस ये कंसेप्ट है। बात समझ में ना आए हो तो एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी ही करते हैं। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके स्टडी मटेरियल में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है। इस चैप्टर में 2019 में नए रूल्स आए, मैंने कहा डीआरआर के और डीआरआई के, तो इसलिए इस क्वेश्चन चैप्टर के कुछ क्वेश्चन चेंज हो गए। जैसे मेरे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4 है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा करेक्शन स्टडी मटेरियल के हिसाब से करवाता हूं। जैसे इन्होंने लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2010 इन एमके लिमिटेड। बस अगर ऐसा लिखा होता तो हम तो ये अज्यूम करते कि डीआरआर रिक्वायरमेंट नहीं, बट मॉड्यूल में इस क्वेश्चन के ब्रैकेट में एक नई लाइन जोड़ दी। आप भी यहां पर एक लाइन लिख लो, एमके लिमिटेड ब्रैकेट में लिख लोगे अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई बैंकिंग एनबीएफसी एंड एचएफसी। अगर ये लिख देते हैं तो फिर क्या बताया मैंने आपको, तो फिर आपको बिना कहे भी क्वेश्चन में डीआरआर और डीआरआई की रिक्वायरमेंट मानना ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेजर appears 9% debentures appeared with the opening balance of 50 lakh divided into 50,000 share debentures। तो 50 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, 50,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, एक बैलेंस तो ये मिल गया मुझे, मैंने लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाज पेड हाफ ईयरली ऑन सितंबर एंड मार्च एवरी ईयर। तो सितंबर एंड मार्च है, इसका मतलब अक्रूड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होगा। ये बात हम बहुत बार समझ चुके हैं। अक्रूड तब होता है अगर आपका ईयर एंड मार्च में हो रहा है और आपकी ड्यू डेट दिसंबर होती है, तो फिर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का अक्रूड हो जाता है। अगर ऐसा होता तो मुझे यहां पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लिखना पड़ता, यानी पिछले साल का 3 महीने का ड्यू बट अक्रूड बट नॉट पेड, तो हम यहां आउटस्टैंडिंग भी लिखते, ठीक। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा। ऑन 31st May द कंपनी परचेज 8,000 ऑन डिबेंचर्स एट द रेट 98x इंटरेस्ट। ऑन द सेम डे इट कैंसल्ड। अब करेक्शन करना है यहां पर, मेरे इसमें ये लिखा है नोट्स में ऑन 31st दिसंबर इट कैंसल। तो अगर ऐसा होता कि इन्होंने खरीदे मई में और कैंसिल दिसंबर में किए होते तो मुझे एक अकाउंट और बनाना पड़ता, वो होता ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और फिर मैं मई में खरीदता और उसके बाद दिसंबर में कैंसिल करता। लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया इस क्वेश्चन को, तो हम भी चेंज कर लेते हैं, हम ये लाइन हटा देते हैं। ऑन 31st दिसंबर 2008 इट कैंसिल 5,000 डिबेंचर्स आउट ऑफ, यहां तक की लाइन कट कर दो। अब इसके क्या लिख दो, तो ऑन सेम डे इट कैंसल्ड 8,000 डिबेंचर्स एक्वायर्ड। जितने डिबेंचर खरीदे ऑन सेम डे, इसका मतलब इमीडिएट कैंसिलेशन। जब इमीडिएट कैंसिलेशन होता है तो हम ऑन डिबेंचर अकाउंट नहीं बनाते, डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे सीधे सीधे। ये बात मैं फर्स्ट क्वेश्चन में समझा चुका हूं। ऑन 31st जनवरी इट रीसोल्ड 2,000 ऑफ इट्स डिबेंचर्स इन मार्केट। ये भी मेरे बुक्स मतलब मेरे नोट्स में लिखा है, लेकिन स्टडी मटेरियल में लाइन हटा दी गई, हटा दो इसको भी अब आप। लेकिन अगर मान लो लाइन होती तो क्या होता, तो ये होता कि पहले मैं ऑन डिबेंचर 8,000 खरीदता तो एक अकाउंट बनता ऑन डिबेंचर अकाउंट, उसमें से मैं 5,000 कैंसिल कर देता और 2,000 मार्केट में बेच देता। तो बेचने की वो एंट्री जो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में करते थे, सेल किधर लिखते थे, क्रेडिट साइड में, है ना। कितने सेल किए, कम इंटरेस्ट एक इंटरेस्ट, तो वहां तक का इंटरेस्ट वैसे सेम। ऑन डिबेंचर्स खरीदना बेचना भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह होता है, ये बात बार बार बता दी मैंने आपको।
तो ये क्वेश्चन अगर हम पुराने स्टाइल में करते तो ऐसे होता है, बट अब ये बदल गया है, ये पूरा चैप्टर चेंज हो गया, अमेंड हो चुका है, इसलिए हम सिर्फ स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे, इसलिए ये लाइन भी आप कट कर दें, ठीक है। और यहां लिख लें स्टडी मटेरियल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, आप चाहें तो वहां जाके देख लेना। तो ये हुआ चेंज। चलिए अब आते हैं स्टेप पर। तो स्टेप नंबर 1, जितने भी क्वेश्चन में आपको अनलिस्टेड कंपनी आएगी वहां सबसे पहला काम आपका क्या होगा, डीआरआर और डीआरआई का रिक्वायरमेंट चेक करना। तो रिक्वायरमेंट क्या बनती है, रिक्वायरमेंट बनती है डीआरआर की 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। मैच्योर हो रहा नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है, आउटस्टैंडिंग जितने उसका 10%, 5 लाख होना चाहिए। क्या यहां पर आपको कोई बैलेंस दिया क्वेश्चन में, नहीं दिया, तो फिर आपको 1 अप्रैल के दिन पूरा का पूरा पेंडल से अप्रोप्रिएट करके 5 लाख यहां लाना पड़ेगा, 50 लाख का 10% डीआरआर की रिक्वायरमेंट। एक बात मैंने आपको स्टेप लिखवाई है पिछले क्वेश्चन में, और इसीलिए मैं वीडियो को साथ में बना रहा हूं ताकि आप दोनों क्वेश्चन को कंपैरिजन कर सकें। जब डीआरआर है तो डीआरआई की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो पिछले क्वेश्चन में डीआरआई बराबर आपका 1,50,000 आ रहा था 15%। यहां देखते हैं, यहां पर 15% 50 लाख रुपए का 15% होता है 7,50,000। है क्या इन्वेस्टमेंट? नहीं है। होता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और थोड़ा होता और थोड़ा और बचता तो हम बना देते, यानी 7.5 लाख कैसे भी चाहिए। मान लो यार 2 लाख होता तो मैं और बना देता, ठीक है ना, 5,50,000 का और बना देता। मान लो यहां पे 5 लाख का होता तो 2.5 लाख का और बना देता। 7.5 लाख रुपए हो जाना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी थी ऑन 30 अप्रैल ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। तो जिस ईयर का आप क्वेश्चन कर रहे हो इस ईयर में 30 अप्रैल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किसका, ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द पीरियड। अब यह मैच्योरिंग कितने हैं तो लिखा नहीं है, तो डेफिनेटली हम तो ये मानेंगे कि सारे मैच्योरिंग वाले होंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि 30 अप्रैल तक करना है, डेट नहीं दी है तो हम क्या मानेंगे 1 अप्रैल। वैसे 1 से 30 तारीख तक कर सकते हो आप, नहीं कहा है, नहीं बताई डेट तो हम खुद ही कर लेंगे। बैंक कितना करेंगे, 50 लाख रुपए का 15% 7,50,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने। तो हर नॉन लिस्टेड कंपनी के केस में 2 रिक्वायरमेंट आपको ये पूरी करना है, फिर ही आगे प्रोसीड करना है। क्लियर है ना, दोनों जगह बता रहा हूं। पूरा इस क्वेश्चन पूरा गया था तो पूरा बनाना पड़ा, पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी था तो जितना बैलेंस था 50 था, 50 और बना दिया मैंने। आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाना चाहिए, पहले स्टेप। दूसरे स्टेप, सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप ट्रांजेक्शन जितने भी दिए क्वेश्चन में वो करोगे। तो ट्रांजेक्शन क्या नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में, ट्रांजेक्शन पहले पैराग्राफ में ओपनिंग बैलेंस था, ठीक। दूसरे पैराग्राफ में ट्रांजेक्शन एक ही दिया था, 31 में द कंपनी परचेज ऑन डिबेंचर्स एंड इमीडिएट कैंसिल, एक ही तो ट्रांजेक्शन है। और कोई ट्रांजेक्शन होते तो मैं सब करता, यहां सारे ट्रांजेक्शन करता, जितने भी ट्रांजेक्शन होते, और कोई इन्वेस्टमेंट खरीदे होते, और कोई इन्वेस्टमेंट बेचे होते, ये वो सब करता। बट आप स्टेप सुन लेना। नंबर 1 मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखे थे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के ओपनिंग बैलेंस लिख दिए। नंबर 2 क्वेश्चन में चेक करा क्या डीआरआर आ रहा है या आई, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांजेक्शन लिख दूं पहले में। तो ट्रांजेक्शन में एंट्री बनाते हैं, जब इमीडिएट कैंसिलेशन हो जाता है तो हम ऑन डिबेंचर अकाउंट नहीं बनाते, हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, टू बैंक, पैसा जाता है हमारे पास से, और हम क्या लिख देते हैं उसमें 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, डायरेक्ट हम वही डेबिट कर देते हैं, ऑन डिबेंचर अकाउंट नहीं बनाते। कितने रुपए, 8,000, 8,000@98। एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट इसका मतलब ये कि आपने इंटरेस्ट अलग से दिया, तो 7,84,000 तो ये प्लस इंटरेस्ट कितना बनेगा, और चलो इंटरेस्ट की एंट्री हम अलग से ही कर लेंगे। 7,84,000 जो आपने दिया है वो डिबेंचर्स के नाम पर दिया है ना, जबकि डिबेंचर्स कितने की वैल्यू के, 100 की। तो यहां पर 100 की वैल्यू के हिसाब से 8,000 डिबेंचर्स का कितने से आना चाहिए, 8 लाख से। ये बात भी मैंने समझाई थी आपको कि जब कैंसिलेशन होता है तो पैसा गया और डिबेंचर कैंसिल हो जाना चाहिए, और डिफरेंस का फिगर हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ये जनरेट बताई थी मैंने आपको। इंटरेस्ट अलग से, एक्स इंटरेस्ट, तो मैं अलग से इंटरेस्ट की एंट्री करता हूं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक,
कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट हो जाएगा इस 8 लाख पर 9% से। और कब की बात है, डेट क्या है, मई, मीन्स अप्रैल एंड मई, 2 महीने का। तो 2 महीने का निकाल लेते हैं, 8 लाख पर 9% से 2 महीने का 12,000 रुपए की एंट्री अलग से कर लेते हैं। अब इनकी जर्नल पोस्टिंग कर देते हैं। चलिए, तो ये यहां इमीडिएट कैंसिल कर देता हूं मैं 31 मई के दिन। क्या एंट्री हो गई इसकी, टू बैंक 7,84,000 हमने ये दिए, और 16,000 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। 16,000। इसका अकाउंट बनाना चाहो तो उस अकाउंट में क्रेडिट कर देना और वहां से पीएनएल में पहुंचा देना। ठीक है, तो ये डिवेंचर का 8 लाख का हिसाब खत्म। देखो आप जरा ध्यान से, कितने लाख, 8, यानी इस 50,000 में से 8,000 डिवेंचर्स आपके डिलीट हो गए। 8,000 डिवेंचर्स पूरे कैंसिल हो गए, खत्म। तो ये एंट्री क्लियर है ना। 8 लाख की पोस्टिंग हो गई, इसकी पोस्टिंग प्रॉफिट अकाउंट में कर देना, बैंक अकाउंट बनाना नहीं, क्यों करें हम पोस्टिंग। इसकी पोस्टिंग डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में, यहीं पर 31 मई को आपने इंटरेस्ट दिया टू बैंक 12,000। और ये वर्किंग नोट अलग से नहीं बनाना हो तो यहीं पर आप लिख देना 8 लाख रुपए इंटू 9% इंटू 2/12। तो ये वर्किंग नोट यहीं पर आ गया। ठीक, ये कर दिया हमने। तो ये एक ट्रांजेक्शन दिया था सेम डे कैंसिलेशन का, इसलिए सेम डे कैंसिल कर दिया। प्रॉफिट आया वो भी निकाल दिया। सेम डे का नहीं बोलते तो मैं एक अकाउंट और बनाता, ऑन डिवेंचर अकाउंट, वहां लिख देता इसको, यही चीज वहां लिख देता। फिर जब कैंसिलेशन का बोलते तब यहां से वहां पर ट्रांसफर कर देता, तो भी कैंसिल हो जाता। क्लियर। अब और कोई ट्रांजेक्शन नहीं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं इसके अलावा क्वेश्चन में कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिए। तो क्या करें, तो अब आपको मन से ही क्या करना है, अपना जनरल एजम्पशन कि जब 8,000 का डिवेंचर का रिडम्पशन हो गया, रिडम्पशन ऑन डिवेंचर वाले रास्ते से हुआ, डायरेक्ट नहीं हुआ, ऑन डिवेंचर खरीदने के तरीके से हुआ, हो तो गया ना। तो जब डिवेंचर रिडम्पशन ही हो गया है तो फिर अब डीआरआर पूरा रखने की जरूरत क्या, यानी आपका 31 मार्च 2011 के दिन बैलेंस कितना रहना चाहिए, क्या रूल है अपना, ये रहना चाहिए रूल कि जितने आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स हो। अब आउटस्टैंडिंग डिवेंचर आपके बचे ही कितने, 31 मार्च 2011 के दिन टू बैलेंस कितने बचे, 42,000 डिवेंचर से तो बचे 100 के, तो 42 लाख के, तो 42 लाख का 10% 4,20,000 रुपए, बस इतना डीआरआर होना चाहिए आपके पास। 42 लाख का 10%, बाकी का डीआरआर आपका फ्री हो गया। तो जैसे से रिडम्पशन होता जाएगा आपका डीआरआर फ्री रिजर्व बनता जाएगा, और फ्री रिजर्व मुझे कहां ट्रांसफर कर देना है, जैसे ही रिडम्पशन हुआ था 31 में को तभी ट्रांसफर कर देना था जनरल रिजर्व अकाउंट में 80,000 कर देंगे। 80,000 कितने, 8,000 थे, तो 8,000 इंटू 100, 8 लाख, 8 लाख का 10%, 8,000 इंटू 100 इंटू 10%, तो 10% वाला पार्ट हमने रिडीम कर दिया, इसलिए वो फ्री रिजर्व हो गया, बाकी का हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। ऐसे यहां पर करो, जब रिडम्पशन ही हो गया है, डिवेंचर ही हट गए, मेन जिसके लिए सारा खेल है वो लायबिलिटी कम हो गई, तो डीआरआर हटा दिया, तो डीआरआर हटा दिया तो डीआरआर आई भी हटा दो, ये भी हटा देते हैं। तो यहां पर हम 31 मई के दिन ये भी हटा देते हैं, यानी आप इन्वेस्टमेंट बेचते जाओगे जब जब रिडम्पशन होता, अपना रोल है। ये हमने ऑन डिवेंचर खरीदे तो पैसे की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये भी रिडम्पशन है। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको स्टेप में लिखवाया कि जब भी रिडम्पशन होगा आप अपना इन्वेस्टमेंट रियलाइज कर लोगे, यानी बेच दोगे, उस पैसे से ही आप रिडम्पशन करोगे। तो ये जो रिडम्पशन हुआ इनडायरेक्टली इसी से हुआ होगा। तो यहां पर से हम इसको रियलाइज कर लेते हैं, यानी इतने इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। कितने इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, इसमें से 8 लाख रुपए का 15%, 1,20,000। समझ में आई बात क्या हुआ। हमने रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी रिक्वायरमेंट थी इसका 15% बनाना था, बना लिया। ये 1 अप्रैल के दिन हमने इन्वेस्ट कर दिया। जब रिडम्पशन करने गए तो इसी में से हमने 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट बेच दिए। क्यों 1,20,000 के, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे चलते हैं कि हमें आखिरी में कितना बचाना है।
तो हमें आखिरी में ये जो इसका 15% बचाना है। तो 42 लाख का 15% 6,30,000 रखना है। कितना रखना है? 6,30,000 बैलेंस होना चाहिए। तो 6,30,000 में से आपने 1,20,000 बेच दिए, क्योंकि जब रिडम्पशन ही हो गया है तो फिर मैं पूरे 7.5 लाख रुपए रख के क्या करूंगा? ये 7.5 लाख रुपए तो 50 लाख का 15% था। मुझे तो अब 42 लाख जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसका 15% बचाना है, वो बचा ले मैंने 6,30,000। बाकी का मैंने रियलाइज कर लिया, यानी बाकी का पैसा वापस आ गया। तो एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू DRRI, मतलब इन्वेस्टमेंट बेच दी और कुछ लिखा नहीं है, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि 8 पार बेचे। ठीक है, तो अब इसका बैलेंस कितना आ जाएगा? 31 मार्च के दिन इसका बैलेंस रह जाएगा आपका 6,30,000। यानी ये एक तरीके से क्या हो गया कि जो आउटस्टैंडिंग थे उसका 10% यहां बैलेंस बच गया बराबर, और यहां पर उसी 42 लाख का 15% यहां ये बैलेंस बच गया। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी है ना, उस शेड्यूल के हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट और कितना DRR वो बराबर होगी, 10% और 15%। रही बात इनके इंटरेस्ट की, तो अब इंटरेस्ट भी समझाता हूं। पहले इधर आते हैं इंटरेस्ट, इसका हिसाब क्लियर है। तो जब ऑन डिबेंचर्स खरीदेंगे तब इंटरेस्ट देंगे वो एक अलग मैटर था। अब ड्यू डेट की बात करते हैं। तो ड्यू डेट कब आती है? ड्यू डेट आती है आपकी सितंबर में। सितंबर पर चलते हैं। सितंबर को हम टू बैंक कितना इंटरेस्ट देंगे? तो सितंबर के दिन आपके पास बचे कितने होंगे? 50 में से ये तो मई में ट्रांसफर हो गए ना, अब बचे ही कितने होंगे सितंबर में? 42 लाख। 42 लाख का 9% और 6 मंथ। 42 लाख का 9% और 6 मंथ, यानी 1,89,000 का इंटरेस्ट। फिर 31 मार्च ड्यू डेट एक और बार आई होगी, 31 मार्च। फिर कितना बना होगा? तो फिर अगेन 6 मंथ, सितंबर से लेके मार्च तक वही आ गया होगा 1,89,000। ठीक है, टोटल मिलाकर कितना हो गया ये? 1,89,000 इंटू 2 प्लस 12 390 390। तो 31 मार्च 11 को मैं पहुंचा देता हूं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,90,000। ये आपका हिसाब क्लियर हो गया। ठीक है, ये अकाउंट क्लोज, ये अकाउंट क्लोज, ये अकाउंट क्लोज, ये अकाउंट क्लोज। इस अकाउंट पे इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट मिलता है इसलिए इस तरह। अब कब कब मिला होगा DRI पर इन्वेस्टमेंट जो किया आपने? अब क्वेश्चन ये प्रॉब्लम ये कि ये DRI अकाउंट बनाया जरूर हमने, रिक्वायरमेंट के हिसाब से 15% बनाना था, बट कहां इन्वेस्ट किया, किन सिक्योरिटीज में किया, कितने परसेंट की सिक्योरिटी में किया, आपको क्या पता? ये बॉन्ड्स है, FD है, क्या है हमें नहीं पता है, तो हम परसेंट कैसे लगाएंगे? इसलिए हम इसका अकाउंट नहीं बना पाएंगे। अगर ये परसेंट दिया होता है कि FD है 5%, तो मैं 5% का इंटरेस्ट लेता बराबर, है ना। कब लेता? 1 अप्रैल से लेके जब भी ड्यू डेट होती, मान लो 2 ड्यू डेट होती तो 2 बार लेता, और 1 होती तो 1 बार लेता, है ना। इस पर लेता मैं 7.5 लाख रुपए पर, पहले तो हम इस पे लेते 1,20,000 पे, 1,20,000 पे से 2 महीने का, अप्रैल और मई का, और बाकी बचे 6,30,000 पूरे साल का, अप्रैल से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमेशा डबल रो। ऑन डिवेंचर कैंसिल कर दिए इसलिए उसके इंटरेस्ट की बात ही खत्म हो गई। जब कैंसिल हो गए तब काय का इंटरेस्ट, और जितना वहां तक का इंटरेस्ट था वो ऑलरेडी आ चुका था। ये सारी बातें हैं, आपको इसको समझना पड़ेगा। तो इस चैप्टर की नई बात यह है कि DRR और DRI की अच्छी अच्छी रिक्वायरमेंट आ गई। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन और करवा दिए, है ना। अब आपका होमवर्क ये है कि सबसे पहले तो किए हुए ही क्वेश्चन करें, ध्यान रखें, है ना। इस क्वेश्चन में थोड़े से कंसंट्रेशन की जरूरत है कि कहां क्या करना, वरना है बहुत इजी। अगर एक बार आपको ये DRR वाले पॉइंट समझ में आ गए तो बहुत आसान रहेगा। तो 3rd एंड 4th ये होमवर्क रहेंगे। उसके बाद अपने नोट्स में इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 6 ये होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 वहां लिख लो सेम एज स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो करने के बाद आप इलस्ट्रेशन 4 से कंपेयर कर लेना, इसको चेक कर लेना। और एक और होमवर्क यहीं पर लिखेंगे आप, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4, यानी इलस्ट्रेशन 4 और एक्सरसाइज 4। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया।
ये दोनों इसी से रिलेटेड है, लगभग सेम बात है, लेकिन जो किए हुए क्वेश्चन पहले ये करना है, यानी 4 होमवर्क करना है। थर्ड, फोर्थ, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 4, इलस्ट्रेशन 4। ठीक है, ये चैप्टर चूंकि नया हो गया है इसलिए मुझे इसमें से मेरे नोट्स में से कुछ पुराने क्वेश्चन हटाना पड़ेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 कट कर दें, क्वेश्चन नंबर 7 भी कट कर दें। इसके ऐसा एसएम में क्वेश्चन नंबर 4 जो बोला है वो इसी के ऐसा है, 16,000 ये वाला है क्वेश्चन, लेकिन चेंज हो गया वो क्वेश्चन, तो आप ये भी कट कर दें। यानी आप 5th कट कर दें, 7th कट कर दें, 8th कट कर दें और 9th कट कर दें। ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अब इसमें जो इंफॉर्मेशन दी वो सब पुराने रूल्स के हिसाब से थी, रूल्स बदल चुके हैं। तो हम क्वेश्चन करेंगे वही जो स्टडी मटेरियल से कनेक्टेड होंगे, जो स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं उस पैटर्न पे करेंगे। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं नोट्स में वो सब लगभग स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है। तो इस बहाने आपका एसएम भी कंप्लीट हो जाएगा और नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अमेंडमेंट के कारण ऐसा हुआ, वरना मैं ये क्वेश्चन जो मैंने छुड़वाए ये भी करवाता मैं, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन अंदर दी है आप देखना पढ़ के, इसमें जितने इन्वेस्टमेंट है पूरा DRRI बना है या पूरा इन्वेस्टमेंट बना है, जबकि आजकल 100% कंसेप्ट खत्म हो गया, सिर्फ 10% बनाना है। तो क्वेश्चन पूरे बदल गए, इसलिए हम वो करेंगे तो और उलझ जाएंगे, गलत हो जाएगा वो, इसलिए वो हटा देना क्वेश्चन। तो जो एसएम में क्वेश्चन वो करवाऊंगा और उसी पैटर्न पे करवाऊंगा ताकि एग्जाम में आपको याद रहे। ठीक, यानी लगभग ये चैप्टर हमारा 1 दिन का और बचा है, बस नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।